गांव का एक पुराना घर। बाहर हल्की हवा चल रही थी। अंदर एक टूटी सी खटिया पर हरिदास लेटा था, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में थकान। सरला, तू अभी भी वैसी ही दिखती है, बस थोड़ी और थकी हुई सी लगती है। और तू हमेशा की तरह बहानेबाज, बीमारी में भी तारीफ करना नहीं भूला। अरे, जब कोई और खुशी बची नहीं तो तेरा साथ ही तो है, जिसे देखकर जी रहा हूँ। याद है जब हम पहली बार इस घर में आए थे? खाली दीवारें, टूटी छत, लेकिन तेरी हंसी में सब कुछ था। हाँ, और वो दिन जब तूने पहली बार खिचड़ी बनाई थी, ऊपर से नमक भूल गई थी। और तूने क्या कहा था? सरला, तूने खिचड़ी नहीं, सोना बनाया है। नमक तो अमीरों के लिए होता है। क्योंकि तेरे हाथ का स्वाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगता था मुझे। थोड़ी देर दोनों चुप हो जाते हैं। सिर्फ बाहर से आती पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। डॉक्टर कहता है दवा लानी होगी, पर मैं जानता हूँ अब ये शरीर नहीं चलेगा ज्यादा दिन। ये सुनते ही सरला का गला भर आता है, उसके होंठ कांपते हैं। वो हरिदास की ओर देखती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। फिर धीरे से बोलती है, काश काश हरिदास, हमारा भी कोई बेटा होता या बेटी ही सही, जो आज हमारे सिर पर हाथ रखता। कितना चाहा था मैंने, कितनी बार तेरे सामने भी मन्नतें मांगी थीं। वो पीपल वाला व्रत किया, मंदिर में धागा बांधा, लेकिन ऊपर वाले ने सुनी ही नहीं। अब जब तू बीमार पड़ा है, घर में दवा के लिए पैसे नहीं, कोई हाथ थामने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लोग कहते थे बिना औलाद के जीवन अधूरा होता है, और हम कहते थे हमारा प्यार काफी है। लेकिन हरिदास, आज सच में बहुत अकेले हैं हम। माफ कर सरला, मैंने तुझे कुछ नहीं दे पाया, न सुख, न संतान, न सहारा। तू ही सब कुछ था हरिदास, और अब तू भी चला गया तो मैं क्या करूंगी? तभी हरिदास आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो शून्य हो गया हो। सरला घबरा कर बोलती है, ऐ देख ना, आंख खोल। मैं अभी कुछ नहीं कह पाई हरिदास। हरिदास की सांस धीमी हो चुकी थी। सरला की चीख हल्की हो जाती है, गला भर आता है। वो हड़बड़ाकर उठती है और सीधा डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर बाबू, जल्दी चलिए, हरिदास की हालत बहुत खराब है, सांस भी नहीं ले रहा। सरला, पिछली बार भी बिना फीस के इलाज किया था, अब फिर आ गई। पहले 1500 रुपए बकाया हैं, पहले वो दो, फिर देखेंगे। डॉक्टर बाबू, हम गरीब हैं, खेत भी सूखा पड़ा है। एक बार देख लीजिए ना, वो मर जाएगा तो मैं भी जिंदा न रहूंगी। हर बार तुम लोग यही कहते हो। ठीक है, आखिरी बार जा रहा हूं, लेकिन ये आखिरी होगा। अगली बार बिना पैसे मत आना। डॉक्टर सरला के साथ उनके घर पर आता। हरिदास, डॉक्टर बाबू आ गए हैं, अब कुछ हो जाएगा। ये हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ऑपरेशन की जरूरत है, वरना ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऑपरेशन? कितना लगेगा डॉक्टर बाबू? कम से कम 50,000 का खर्चा आएगा। सरला जैसे बेजान सी हो जाती है। ये सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। 50,000? हमारे पास तो 500 भी नहीं है डॉक्टर बाबू। कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी रकम? सरला, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं क्या करना जरूरी है। इलाज कराना है तो पैसे का इंतजाम करो, वरना भगवान भरोसे छोड़ दो। हरिदास, मैं क्या करूं? मुझसे तो तेरा दर्द भी देखा नहीं जाता, और तेरे लिए पैसे भी नहीं हैं। काश इस दुनिया में गरीब होना जुर्म होता, तो शायद हमें सजा के साथ मदद भी मिल जाती। अचानक हरिदास की आंखें धीमे धीमे खुलती हैं। उसकी सांसें भारी थीं, पर चेतना लौटी है। सरला घबराकर उसकी ओर झुकती है। हरिदास, तू ठीक है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अभी तो तेरा हाथ थामे बिना नहीं जाऊंगा सरला, पर अब लगता है वो दिन दूर नहीं। ऐसी बात मत कर। डॉक्टर कह गया है ऑपरेशन होगा तो तू बच जाएगा। मैं कुछ भी करके पैसे जुटा लूंगी।
50,000। सरला, हमने तो कभी 50 रुपए एक साथ देखे नहीं। अब इस उम्र में तू क्या क्या बेचेगी मेरे लिए? हरिदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो धीरे से उसके गालों पर लुढ़कते हैं। उसकी आवाज टूटने लगती है। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि तुझे कभी आंसू नहीं बहाने दूंगा, पर देख, आज तेरे आंसू भी रोकने की ताकत नहीं बची मुझ में। चुप हो जा हरिदास, मैं नहीं सुन सकती ये सब। मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। मैं सब कुछ बेच दूंगी, अपना मंगलसूत्र, वो एक बकरा जो झोंपड़ी बची है। कुछ न बचा तो खेत के कोने की जमीन गिरवी रख दूंगी। पर तू हिम्मत मत हार। तू मेरा सबसे कीमती खजाना है सरला। काश तेरे आंचल में चुपचाप मर जाने की इजाजत मिल जाए, बिना किसी बोझ के। हरिदास, मैंने तय कर लिया है। कल सुबह मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी। वो शहर में रहती है, शायद कुछ मदद कर सके। तेरी बहन? लेकिन हमने तो सालों से बात नहीं की। हाँ, पर अब वक्त आ गया है कि पुराने गिले शिकवे भुला दिए जाए। तेरी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तू हमेशा से मजबूत रही है सरला। तेरी हिम्मत ही है जो मुझे अब तक जिंदा रखे हुए है। हम दोनों ने मिलकर जिंदगी के हर तूफान का सामना किया है। ये भी गुजर जाएगा। तेरे शब्दों में एक अजीब सी ताकत है। लगता है सब ठीक हो जाएगा। हाँ हरिदास, सब ठीक होगा। बस तू हिम्मत मत हारना। अगली सुबह गांव में सूरज की पहली रोशनी पसर चुकी थी। सरला अब तैयार थी अपनी बहन के घर जाने के लिए। वो एक बार हरिदास की तरफ देखती है और घर से निकल जाती है। अगर किराया बचा लूं तो डॉक्टर को देने के लिए कुछ पैसा जुटा पाऊंगी। चलते चलते ही पहुंच जाऊंगी बहन के घर दोपहर तक। माथे पर पसीना, पैर कीचड़ और धूल से भरे, वो करीब 10 किलोमीटर चल चुकी थी। शरीर थक गया लेकिन इरादा नहीं। तभी एक सूखा पेड़ दिखता है जिसके नीचे कुछ छाया है। सरला वहीं बैठ जाती है। हे भगवान, अब तेरे ही भरोसे हूँ। मेरे हरिदास को बचा ले। तू जानता है हमने किसी का बुरा नहीं किया। अब तू ही कोई राह दिखा, कोई चमत्कार, कोई करुणा, कुछ भी, बस उसे बचा ले। वही सूखा पेड़ जिसके नीचे सरला बैठी थी। उसका चेहरा थकान से बुझा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी थोड़ा उजाला बाकी था। तभी पास से एक बैलगाड़ी की आवाज आती है। सरला धीरे से मुड़कर देखती है। एक अधेड़ उम्र का ग्रामीण आदमी बैलगाड़ी हाँकता हुआ पास आ रहा था। बहन जी, सब ठीक है? यहाँ इस धूप में अकेली? भैया, ठीक कहा। पति बीमार पड़ा है, ऑपरेशन करना है, 50,000 लगेंगे। मैं रामनगर जा रही हूँ, बहन के पास, शायद कुछ मदद कर दे। रामनगर? अरे, वो तो अब भी करीब 10 किलोमीटर दूर है। तू पैदल चली आ रही है? हाँ, किराया बचाना था। सोचा पैरों से चल लूंगी, लेकिन अब तो जान ही जवाब दे रही है। बहन, मैं भी रामनगर की ओर ही जा रहा हूँ। चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। थोड़ा देर लगेगा, लेकिन तेरे पैर और आंसू दोनों को आराम मिल जाएगा। सरला की आंखें भर आती हैं। वो जल्दी से हाथ जोड़ती है। भगवान भला करे तुम्हारा भैया। आज तू नहीं मिला होता तो शायद मैं रास्ते में ही गिर पड़ती। राम का नाम लेकर बैठ जा बहन, शायद उसी ने भेजा मुझे तेरी राह में। सरला बैलगाड़ी में चढ़ती है। वह पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखती है और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है। बैलगाड़ी धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ती है। सरला की आंखें अब उम्मीद से भरी। पहली बार रास्ता थोड़ा आसान लगा उसे। रामनगर का मोहल्ला, संकरी गली के दोनों ओर पक्के मकान। बैलगाड़ी एक छोटे से घर के सामने रुकती है। सरला नीचे उतरती है और बहन की घर ओर आगे बढ़ती है। रूपा, अंदर कोई है? मैं तेरी बड़ी बहन सरला। हाँ, कौन? सरला थोड़ी देर उसे अपलक देखती रहती है,
जैसे वर्षों बाद कोई सपना सामने खड़ा हो। फिर धीरे से मुस्कुराकर बोलती है, रूपा, मैं सरला, तेरी बड़ी बहन। सरला? नहीं, आप शायद किसी और को ढूंढ रही हैं। रूपा, मुझे नहीं पहचाना? हम एक ही माँ के पेट से हैं। बचपन में तू मेरी गोदी में खेली है। देखिए बहन, मैं किसी सरला को नहीं जानती और कृपया यहाँ तमाशा मत कीजिए। सरला की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसकी सारे उम्मीदें बेकार सा लगता है। रूपा, सिर्फ एक बार सुन ले। हरिदास मरने की कगार पर है। तेरे पास आई हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही, बस बहन बनकर एक दरवाजा खटखटाया है। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से बनी है दीदी। अब पुराने रिश्तों को ना जीकर भूल जाना ही ठीक होता है। दरवाजा सरसराकर बंद हो जाता है। सरला जमीन पर बैठी रह जाती है, आंखों में अपमान, हैरानी और दुख का सैलाब। बैलगाड़ी वाला दूर से देख रहा था। वो जल्दी से पास आता है, सरला को उठाता है। बहन, जिनके खून में अपनापन नहीं बचा, उनसे उम्मीद करना खुद से बेवफाई है। चलो, अब कहीं और कोशिश करेंगे। सरला धीरे से उसका सहारा लेती है, लेकिन उसकी आंखें अब सपाट हो चुकी थीं, जैसे भीतर कुछ मर गया हो। बहन, चलो यहां से, बहुत देर हो गई है। तेरी बात सुनकर, तेरा दुख देखकर मैं भी टूट गया बहन। हम किसान लोग बहुत कुछ सहते हैं, पर जब अपनों से चोट मिलती है तब सबसे ज्यादा चुभती है। सरला कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। गोविंद फिर हल्के से मुस्कुराता है, जैसे दुखों में भी उम्मीद ढूंढ लेता हो। देख, मेरे पास भी कुछ नहीं है, खुद कर्ज में डूबा हूं, पर एक बात कहता हूं, अब तुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। हम गांव लौटेंगे, गांव के चौधरी से, मंदिर के पुजारी से और बाकी लोगों से बात करेंगे। सारा गांव मिलकर तेरे हरिदास की जान बचाएगा, और अगर किसी को फर्क नहीं पड़ा तो मैं खेत बेच दूंगा, पर तुझे टूटने नहीं दूंगा। अब जब साथ हूं तो गिरने नहीं दूंगा। शाम का वक्त, बैलगाड़ी अब एक नए मोड़ पर रुकती है। ये गोविंद के गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ गुलाबचंद का घर था। बड़ा सा पक्का मकान। सरला और गोविंद दोनों थके और धूल से सने दरवाजे पर खड़े होते हैं। सेठ जी, गोविंद हूं, कुछ अर्ज करनी है। हाँ गोविंद, क्या बात है? इतनी शाम को क्या लेने आए हो? सेठ जी, ये मेरी बहन जैसी है, सरला। इसके पति हरिदास की जान पर बनी है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, 50,000 लगेंगे। हमने बहुत कोशिश की, पर सरला पास आती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। उसकी आंखें फिर से भर जाती हैं। सेठ जी, हम आपके टुकड़ों पर नहीं, इंसानियत पर भरोसा करके आए हैं। मैं हर रोज आपके घर बर्तन मांज लूंगी, झाड़ू पहुंचा करूंगी। बस मेरे हरिदास को बचा लीजिए। सेठ थोड़ी देर सोचता है। उसकी आंखें सरला की हालत देखकर थोड़ी नरम पड़ जाती हैं। ये लो, इसमें 20,000 रुपए हैं। पूरा तो नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक मुझसे हो पाया। सेठ जी, आप फरिश्ता हो, भगवान आपका भला करे। बाकी पैसे भी जुटाओ, वक्त मत गंवाओ। हरिदास को जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। गोविंद और सरला अब उम्मीद के दूसरे दरवाजे पर पहुंचे। गांव के दूसरे बड़े आदमी जमींदार भूपाल सिंह, लेकिन भोपाल सिंह बड़ा कठोर आदमी था। बहन, ये आदमी थोड़ा सख्त है, लेकिन अमीर भी है, शायद हालात समझे। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एक नौकर अंदर जाकर खबर करता है। कुछ देर में भारी आवाज में कोई बाहर आता है। कौन हो तुम लोग? जमींदार साहब, माफ कीजिए, ये मेरी बहन है सरला। इसका पति बहुत बीमार है, 50,000 की जरूरत है ऑपरेशन के लिए। हमने 20,000 इकट्ठा कर लिए हैं।
अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो भगवान का बहुत भला होगा। साहिब, हम आपके रहमोकरम पर नहीं, इंसानियत पर आए हैं। आपके जितना नहीं मांग रहे, बस जितना बन सके। बस बहुत हो गया नाटक। हर हफ्ते कोई ना कोई रुलाता है आकर। मैं कोई दानशाला नहीं खोल रखी। सरला और गोविंद दोनों सन्न, जैसे किसी ने उम्मीद को थप्पड़ मार दिया हो। भूपाल सिंह नौकर को इशारा करता है। इनको बाहर करो, और हाँ, अगली बार ऐसे ही किसी को लेकर आया तो तुम्हें भी घर में घुसने नहीं दूंगा गोविंद। जिसके पास सबसे ज्यादा हो वही सबसे कम देता है। शायद गरीबों के लिए दर्द बांटना भी एक लग्जरी हो गई है। बैलगाड़ी अब थकान के साथ आगे बढ़ रही थी। सरला चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा सूखा सूखा। गोविंद लगाम थामे हुए थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। दोनों के सिर पर चिंता का बोझ था। अभी 30,000 की जरूरत बाकी है। तभी सामने से एक युवक आता दिखाई दिया, रमेश, जो गिविंग के दोस्त थे। अरे रमेश, तू यहाँ कितने साल बाद दिखा भाई? गोविंद, तू तो बिल्कुल नहीं बदला रे। कहां से आ रहा है इतना थका हुआ? क्या हुआ रे गोविंद, सब ठीक तो है ना? गोविंद लंबी सांस लेकर सब कुछ कह देता है। हरिदास की बीमारी, डॉक्टर की फीस, सेठ गुलाबचंद की मदद, जमींदार का तिरस्कार, सब कुछ। रमेश ध्यान से सारे बातें सुनता है। सुन भैया, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, पर जो है वो तेरे भाई के लिए है। अरे रमेश, तू भी तो रोज कमाने खाने वाला है, कैसे देगा ये? कभी तूने बिना मांगे मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। बेटा, तूने भगवान जैसा काम किया है। बस चाची, अब आप चिंता मत करना। हरिदास चाचा ठीक हो जाएंगे। आप लोग हिम्मत मत हारना। बहन, अब तू घर लौट जा। हमने जो कर सकते थे किया। 20,000 सेठ जी ने दिए, 10,000 रमेश ने। अब आगे की लड़ाई तुझे खुद लड़नी होगी। सरला चौंकती नहीं। वो जानती है कि गोविंद ने एक पराया होकर जितना सहारा दिया, उतना कोई सगा भी नहीं करता। उसकी आंखें भर आती हैं। भैया, तूने मेरी टूटी नाव को किनारे तक पहुंचा दिया। अब अगर पार लग भी गई या बीच में डूब भी गई, तू हमेशा मेरी दुआओं में रहेगा। सब ठीक हो जाएगा बहन, बस वादा कर, हार नहीं मानेगी। सरला सिर हिलाकर हाँ करती है। वो मुड़कर चल पड़ती है, धूल भरी पगडंडी पर अकेली, लेकिन अब पहले जैसी टूटी नहीं, बल्कि थोड़ी सी सीधी। उसके पैर थके हुए हैं, पर भीतर कोई लौ जल रही थी। रात गहराने लगी थी। चांदनी में सरला अकेली चलती जा रही थी। उसका सिर झुका था, पांव थके हुए थे, लेकिन वो रुकती नहीं। रास्ते में एक पीपल का पेड़ आता है, जिसके नीचे धुनी रमाए एक साधु बाबा बैठा था, आंखें गहरी, शांत। बेटी, कहां जा रही है इस तरह अकेली? तेरा चेहरा बता रहा है कि भीतर बहुत तूफान है। सरला रुकती है। वो कुछ पल बाबा को देखती है, फिर चुपचाप उनके सामने बैठ जाती है। अब तक संभाले आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं, और वो सब कुछ कह देती है, ऐसे उस एक सवाल का कोई जवाब उसके पास नहीं, सिर्फ एक मौन, केवल मौन। तेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए भगवान ने अपना जवाब दे दिया है। जा बेटी, तेरा पति अब ठीक हो गया है। जब तेरा दिल टूटा और फिर भी तू आगे बढ़ी, जब तुझमें कुछ न था और तू फिर भी दूसरों के आगे हाथ जोड़ती रही, तब ऊपर वाले को रहम आ गया और उसने खुद तेरा हाथ थाम लिया। सरला की आंखों से इस बार आंसू बहते हैं, लेकिन दर्द के नहीं, किसी दिव्य सुकून के। याद रख, कभी भी हालात से मत हारना। जिसका भरोसा ऊपर वाले पर होता है, वो कभी खाली नहीं लौटता। सरला अपने थके कदमों के साथ गांव की पगडंडी पर जल्दी जल्दी लौट रही थी। वो घर के पास पहुंचती है, मिट्टी की चौखट पार करती है। खटिया वही है जहां हरिदास पड़ा था, लेकिन हरिदास। सरला, तू आ गई? हाँ, मैं आ गई, और तुझे यूं देख के मैं जी उठी।
तेरे बिना तो कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छूट रहा है, पर अब जैसे खुदा ने दोबारा जिंदगी दी है। तू बहुत सह गई सरला। अगर इस जन्म में कुछ नहीं दे सका तो अगले जन्म में तुझे रानी बनाकर रखूंगा। सरला हल्की हंसी हंसती है, फिर उसी खटिया के पास बैठ जाती है। दोनों बस चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। कुछ रिश्तों को ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती, उनकी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जब इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं और रास्ते बंद नजर आते हैं, तब कहीं ना कहीं से ऊपर वाले की रहमत जरूर चल पड़ती है। सच्चे दिल से की गई कोशिशें और दूसरों के लिए बहाया गया एक एक आंसू कभी बेकार नहीं जाता। हे गोविंद, ये सूरज तो जैसे आग बरसा रहा है। खेत में काम करना तो जैसे नरक भोगने जैसा हो गया है। सही कह रहा है भाई। न तन में जान बची है, न जेब में पैसे। ऊपर से बिजली भी कट जाती है दिन भर में, पंखा भी नसीब नहीं होता। हम गरीबों की तो कहीं सुनवाई ही नहीं। अमीर तो ऐसी में बैठे हैं और हम खेत में झुलस रहे हैं। सरकार कहती है किसानों की चिंता है, पर ना पानी मिल रहा ठीक से, ना कोई राहत। इस बार तो फसल भी जल जाए तो कोई अचरज नहीं। गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रही, अब ये तो गरीबों के लिए सज्जा बन गई है। और ऊपर से महंगाई, पंखा खरीदने जाओ तो बिजली का बिल डराता है। चलो भाई, अभी तो खेत काटने हैं। जब तक सांस है तब तक मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, शायद अगला मौसम कुछ राहत लाए। चलो चलो, उम्मीद ही तो आखिरी आस है हमारे जैसे लोगों के पास। दोनों किसान धूप में फिर से अपने काम में लग जाते हैं। चेहरे पर थकान, लेकिन दिल में उम्मीद ली। विक्रम जब काम खत्म करके घर पहुंचा